अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रानी इस वक्त अपने कमरे में कद आदम आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। उसका मगरूर उसकी आंखों से झलक रहा था। उसने बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था। चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप था। वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपने आप को आईने में देख रही थी और ज़ेरे लब कुछ गुनगुना भी रही थी। जगदीश अपने कमरे में आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। उसके कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी जगह कोई मुजस्समा रखा हुआ हो। अचानक जगदीश ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखें घुमाकर पूरे कमरे में देखा और फिर सुनने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे से तफक्कुर अयां होने लगा। वो अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसने पहले दाएं और फिर बाएं अपनी मतलाशी निगाहों से देखा। उसने आवाज़ दी, अज़हर खान। अज़हर खान इस वक्त मिर्ज़ा फाजली के पास बैठा हुआ था। फलक शिगाफ आवाज़ यूं ही उसके कानों में पड़ी। दोनों ऊपर की तरफ दौड़े। राहदारी में जगदीश खड़ा था। क्या हुआ, खैरियत तो है? अज़हर खान ने पूछा। रानी कहाँ है? वो मेरा ख्याल है अपने कमरे में होगी, उसे फ़ौरन बुलाओ। अज़हर खान ने सुना और वो सीधा उसके कमरे की तरफ भागा, जबकि जगदीश की निगाह ऊपर की तरफ थी। अज़हर खान ने उसके कमरे के सामने पहुंचकर दस्तक देने की भी कोशिश नहीं की और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। कमरा खाली था। अज़हर खान ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और आवाज़ दी, रानी। कोई आवाज़ ना आई। कमरा खाली था। अज़हर खान कमरे से बाहर निकलकर फिर उसे आवाज़ें देने लगा। मुलाजम इधर उधर से निकल आए। क्या हुआ चौधरी साहब? एक मुलाजम ने पूछा। रानी कहाँ है? जल्दी बताओ, वो कहाँ है? किस तरफ गई है? मैंने उन्हें ऊपर छत पर जाते हुए देखा है, एक मुलाजमा ने जवाब दिया। उसका जवाब जगदीश ने भी सुन लिया। वो मुज़तरिब होकर बोला, मैंने मना भी किया था कि छत पर नहीं जाना। उसके बाद वो तीनों छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे और फलांगते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर छत पर जाने के लिए 15 सीढ़ियों के पायदान अभी बाकी थे। रानी अपने हुस्न के साथ छत पर मौजूद थी और चहलकदमी कर रही थी। रात के इस वक्त छत पर जाने के लिए उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ चल पड़े। रिमशा के रूप में वो किसी हवा की तरह आई और रानी के पीछे खड़ी हो गई। रानी को एहसास भी ना हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर जो ही रिमशा ने 2 कदम उठाए, सरसराहट हुई और रानी चौंकी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सरगोशी रानी की समाज से टकराई और खौफ उसके जिस्म में खून के साथ सरायत कर गया। उस सरगोशी में एक फूंकार थी। रानी ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। रिमशा खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम? हाँ, मैं। रानी कुछ और भी कहना चाहती थी कि रिमशा ने रानी को अपनी दोनों बाहों में लेकर अपने सीने से लगा लिया और यकदम रानी को महसूस हुआ कि वो उड़ने लगी है। ठीक उसी वक्त वो तीनों आखिरी पायदान चढ़कर ऊपर आ गए। जगदीश ने मुस्तरबाना अंदाज में उस जानब देखा। उसकी निगाहें एक जगह रुक गई और वो मुस्तरिब हो गया। वो रानी को ले जा रही है। क्या? अज़हर खान के मुंह से हैरत के मारे निकला। रिमशा तेजी से उसे उड़ाए ले जा रही थी। पटड़ी पर माल गाड़ी जा रही थी। उसके 3 डब्बे ट्राली नुमा थे। जिस वक्त नीचे माल गाड़ी गुजर रही थी, उससे 5 फुट ऊपर रिमशा रानी को पकड़े जा रही थी कि जगदीश ने अपने हाथ को यूं किया जैसे उसने कोई चीज पकड़ी हुई हो और रिमशा की तरफ फेंकी। एक आग का शोला उड़ता हुआ रिमशा की तरफ बढ़ा, जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। उसके मुंह से चीख निकली और तकलीफ में रानी उसके हाथ से छूट गई।
जो सीधी उस खुले डब्बे में जा गिरी। फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए रानी को गिरने से कोई शदीद चोट नहीं लगी। अलबत्ता उसका सर एक जगह टकराया और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। मालगाड़ी अपनी रफ्तार में गुजर गई और रिमशा जमीन पर गिरी और एक कलाबाजी खाई। एक और आग का शोला आया जो उससे कुछ ही फासले पर जा गिरा। रानी चीखी, वो आग से डर गई थी। एक टांग उसकी झुलस गई। वो अपनी जगह से उठी और लंगड़ा कर भागने लगी। उसके आगे पीछे शोले बरसने लगे। वह उनसे बचती कभी दाएं और कभी बाएं हो रही थी। उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी। वो हैबतनाक औरत बन गई जिसकी एक टांग झुलसी हुई थी। वो तकलीफ में भी थी। वो भागते हुए बार बार गिर रही थी। फिर वो तेजी से भागी। जगदेश के हमले जारी थे और वो भागती रही। रिमशा उस मालगाड़ी के पीछे थी। वो शदीद तकलीफ में भी, लेकिन वो भाग रही थी। वो रानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने मालगाड़ी के एक डब्बे को पकड़ ही लिया। जगदेश ने अपने हमले रोक कर दूर तक देखा। उसके होंठ भी हिल रहे थे। वो भाग गई है, ये तो उसे पता चल गया था कि रानी कहाँ है। उसका उसे पता नहीं चल रहा था। उसने दूर तक अपनी निगाहें दौड़ाईं, अपने तेज आवाज में हुक्म दिया, उसे तलाश करो। और फिर वो मुस्तरबाना अंदाज में अपनी नजरें दौड़ाने लगा। अजहर खान और मिर्जा फाजली हैरतनाक तरीके से बस देख ही रहे थे। जगदेश इस वक्त कमरे में था और वो बेचैनो बेकरार था। अजहर खान ने कई बार उसका चेहरा देखा और चाहने के बावजूद वो ये नहीं पूछ सका कि क्या हो गया और रानी कहाँ है। जगदेश परेशान था। जिसका उसने रानी का पता करने के लिए भेजा था, उसने आकर इत्तला दी कि रानी का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किस तरफ गई है। जगदेश समझ गया कि रानी के पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसने ये पता चलाने ही नहीं दिया कि वो कहाँ है और किस तरफ चली गई। जगदेश के लिए ये भी हैरत का बायस था कि नूरंग ने एक ऐसा रानी के गिर्द हाला बनाया था कि वह उसके हिसार से बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर क्या नूरंग का वो हिसार टूट गया? लेकिन कैसे टूट गया? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर अपनी बेचैनी के हाथों मजबूर होकर अजहर खान ने हिम्मत करके पूछा। हाँ पूछो, खैरियत तो है ना? अजहर खान ने पूछा। मुझे बेचैनी हो रही है, मैं रानी के बारे में जानना चाहता हूँ। खैरियत नहीं है, उसने तशवीश से कहा। क्या हुआ? रानी का पता नहीं चल रहा कि उसने कहाँ छोड़ दिया है, जबकि वो अकेली ही भागी है। समझ में नहीं आ रहा कि फिर रानी कहाँ चली गई। जगदेश सोचते हुए बोला, रानी का पता नहीं चल रहा। अजहर खान ने उसकी तरफ चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, जगदेश ने होले से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क हो गया, जबकि अजहर खान ने यह सुनते ही फिक्रमंद हो गया और वो अभी सवाल पूछना चाहता था कि जगदेश को जोर देकर कहना चाहता था कि वो रानी का पता चलाए, लेकिन वो चुप महज उसकी तरफ देखता रहा। वो बेचैन हो गया। अचानक जगदेश चौंका। वो बड़बड़ाया। नूरंग साई ने जो नजर रानी पर रखी थी वो अचानक उससे कैसे हट गई। वो सोचने लगा और फिर यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके साथ अजहर खान और मिर्जा फाजली भी खड़े हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जगदेश ने कहा। कैसी गड़बड़? एक लम्हे के लिए जगदेश ने सोचा और फिर कहा, मेरे साथ आओ। वो तीनों कमरे से बाहर निकल गए। जगदेश ने चलते हुए अजहर खान को हुक्म दिया कि वो गाड़ी निकाले। मिर्जा फाजली सुनते ही ड्राइवर की तरफ भागा और ड्राइवर ने पजेरो उनके सामने खड़ी कर दी। वो सब उसमें सवार हो गए। जगदेश ने मुस्तरबाना अंदाज में अस्पताल चलने के लिए कहा। जब वो अस्पताल में उस कमरे के सामने पहुंचे जहां नूरंग बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तो 4 चेले मुस्तैद खड़े बाहर नजर आए, जो जगदेश को देखते ही सीधे हो गए। 5वां चेला किसी काम से अभी कहीं गया था। यहाँ कोई आया था? जगदेश ने तफक्कर अमीज लहजे में पूछा। हाँ, उनका एक शागिर्द बांग्लादेश से आया था, एक ने जवाब दिया। बांग्लादेश से? जगदेश ने दोहराया और वो अंदर चला गया। जूं ही उसकी निगाह नूरंग के चेहरे पर पड़ी, उसके कदम उसी जगह रुक गए।
अजहर खान और मिर्ज़ा फाजली एक बार ही नूरंग का चेहरा देख सके थे। वो डर गए और उन्होंने अपने चेहरे फेर लिए। नूरंग के पूरे जिस्म पर गर्दन तक चादर थी, जबकि सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा स्याह था कि देखकर लगता था जैसे किसी ने कोयले को तराश कर नूरंग का मुजस्समा बनाया है। नूरंग साईं हम में नहीं रहे। जुगदेश ने अपने होंठ हिलाए। अजहर खान ने सुना तो उसका चेहरा देखने लगा। कुछ देर के बाद खोए खोए अंदाज में वो फिर बोला, इसीलिए रानी पर नजर नहीं रही। जगदीश ये कहकर चुप हो गया, जबकि अजहर खान हैरान और परेशान ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। रात अपना सफर चांद की संगत में जारी रखे हुए थी। मालगाड़ी उस जगह से कोई 50 किलोमीटर का सफर तय करके रुक गई। उसकी वजह उसके इंजन की खराबी थी। 2 घंटे तक इंजन का नुक्स तलाश करने और उसे ठीक करने में लग गए, लेकिन ना तो इंजन में कोई नुक्स दिखाई दिया और ना ही वो ठीक कर पाए। रानी उस खुले डब्बे में बेनियाज बेहोश पड़ी हुई थी। लगता था जैसे वो कोई बहुत ही गहरी नींद सो रही है। दिन का आगाज हो चुका था और अभी रोशन किरण ने अंधेरे का सीना चाक नहीं किया था कि मालगाड़ी का इंजन जाग पड़ा। सबको इस पर हैरत हुई और मालगाड़ी आगे चल पड़ी। वो एक पुराना खंडरनुमा प्लेटफार्म था जो रेलवे के इस्तेमाल में नहीं रहा था। उससे 25 किलोमीटर के फासले पर नया प्लेटफार्म बन गया था, जहां अभी खासी आबादी भी थी। उस जगह ना तो कोई ट्रेन रुकती थी और ना कोई मुसाफिर उतरता और चढ़ता था। इस पुराने खंडरनुमा प्लेटफार्म के अकब में एक रास्ता जाता था और कुछ ही फासले पर दरख्तों और झाड़ियों में घिरे हुए रेलवे क्वार्टर थे, जो इस प्लेटफार्म के साथ ही खत्म हो जाने की वजह से वीरानी का एक मंजर पेश कर रहे थे। कहा जाता था कि इस जगह प्लेटफार्म और ये क्वार्टर बनने दरअसल पैसा खुर्द बुर्द करने का एक जरिया था। एक असर शौक रखने वाले सियासी ग्रुप ने ऐसा किया और उसकी आड़ में अपना रुपया पैसा बनाकर इस मंसूबे को खत्म करके जुबों हाली का शिकार बनाकर असल जगह प्लेटफार्म और क्वार्टर बना दिए थे। ये जगह मतनाज़े हो चुकी। 2 सियासी ग्रुपों की चकलस इस मामले को अदालत में ले गई। बहुत से मामला कई सालों से अदालत में चल रहे थे, इसलिए फैसला ना होने तक सवाए इस जगह वीरानी के और कुछ ना था। मालगाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि सिग्नल उसे इस जगह रुक जाने का इशारा दे रहा है। उसने मालगाड़ी रोक दी। ड्राइवर हैरान था कि उसे यहाँ क्यों रोका गया, क्योंकि इस वक्त किसी और गाड़ी के इस जगह से गुजरने का वक्त नहीं था। और फिर यहाँ क्यों रोकने का इशारा किया जा रहा है। रानी यकदम चौंकी और उसने अपनी आंखें खोल दी। सूरज की हल्की हल्की किरणें फैल रही थी। रानी की आंखों में जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, उसे अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोला। उसने दाएं बाएं देखा। मालगाड़ी का डब्बा था, ऊपर नीला साफ आसमान था। वो हैरान हुई कि इस जगह तक कैसे पहुंच गई। उसने उठकर बाहर झांका। सामने एक पुराना प्लेटफार्म था, जिसे देखते ही उसकी वीरानी दिखाई दे जाती थी। रानी को सर्दी का भी एहसास हुआ। पहले उसने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ साथ रगड़े और एक बार फिर उसने इस प्लेटफार्म को देखा और जहां तक उसकी निगाह जा सकती थी वहां तक अपनी नज़र दौड़ाई। घबराहट उसके चेहरे पर अयां हो गई। रानी को यकदम याद आया कि रात उसके साथ क्या हुआ था। उसे रिमशा ने पकड़ा हुआ था और फिर यकदम उसने उसे छोड़ दिया और वो नीचे गिर गई थी। उसका सर किसी जगह से टकराया था। उसका हाथ यकदम उस जगह पर चला गया। वहाँ उसे अपना सर कुछ उभरा हुआ लगा। खौफ एक बार फिर उसकी आंखों से मतरशे होने लगा। मैं कहाँ आ गई हूँ, रानी ने अपने दिल में अपने आप से कहा। रानी ने सोचा कि वो इस मालगाड़ी से बाहर निकल कर देखे कि वो कहाँ है। ये गाड़ी जाने कहाँ जा रही है, कब की खड़ी है और कब तक खड़ी रहेगी। रानी ने उठकर बाहर देखा और इस डब्बे से बाहर निकल आई। जो ही उसके पैर इस प्लेटफार्म पर पड़े, ड्राइवर ने देखा कि उसे जाने का इशारा मिल गया। उसने मालगाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दी।
रानी ने यकदम चलती हुई मालगाड़ी की तरफ देखा और सोचा कि वो इस वीरान जगह पर क्यों रुक गई है। उसे इस मालगाड़ी में फिर से सवार हो जाना चाहिए। मुमकिन है आगे कोई आबादी हो। वो रफ्तार पकड़ती मालगाड़ी की तरफ लपकी। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने चौंक कर अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और देखा कि कौन है जिसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया है, जबकि उसके पास तो कोई भी नहीं था। वो 16-17 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसने 2 चोटियां की हुई थी। चूड़ी पाजामे के साथ उसने फराक पहने हुई थी। उसके चेहरे पर मुतासर कुन मासूमियत थी। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए रानी की तरफ देख रही थी और रानी की मुतहय्यर निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। वो सोच रही थी कि अभी जब उसने देखा था तो कोई भी नहीं था और अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई। मालगाड़ी अपना शोर बर्पा करती हुई उस प्लेटफार्म से बहुत दूर चली गई। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। उसकी आवाज़ में भी हैरत थी। भाग कर आई हूँ, वरना जिस तरह तुम मालगाड़ी पर चढ़ने वाली थी तुम गिर भी सकती थी, इसलिए तुम्हें मैंने पकड़ लिया। वो तेज़ लहजे में बेतकल्फ़ी से बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन घुमाकर दूर तक देखा। कोई जी रूह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दूर तक दरख्त, फसलें, पौधे और बूटे थे। करीब दूर कहीं कोई गांव और वादी भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब तुम मालगाड़ी के डब्बे में बैठी बाहर झांक रही थी तो क्या मुझे तुमने देखा था? उसने पूछा। नहीं, तुम मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था। मैं वहाँ थी, उस दरख्त के पीछे। आती जाती ट्रेन को देखना मुझे अच्छा लगता है। ट्रेन में मुसाफिर बैठे हों तो मुझे और भी अच्छा लगता है। मैं हाथ हिलाकर सबको अपनी तरफ मतवज्जा करती हूँ, उसने अपने इसी लहजे में कहा। रानी ने मालगाड़ी की तरफ देखा जो निगाहों से उजल हो गई थी। तुम मुझे जाने देती उस मालगाड़ी में? वो बोली। हाँ, रानी ने मुस्तरिब होकर कहा। उस मालगाड़ी का ट्रैक आगे से बदल जाएगा और ये सीधी कोयले की कानों की तरफ चली जाएगी। कोयले की कानें? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? रानी ने हैरत से कहा। तुम यहीं कहीं रहती हो? हाँ, उधर हमारा घर है, उसने एक तरफ इशारा किया। तुम कहाँ से आ रही हो और इस मालगाड़ी में? रानी सोचने लगी कि वह सवाल का क्या जवाब दे। वो अभी सोच ही रही थी कि वो लड़की फिर बोली। आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मेरे घर में मेरी एक दादी अम्मा हैं, दादा जान हैं, अब्बू अम्मी, एक बड़ा भाई, उसकी बीवी और एक उनसे छोटा भाई। मैं सबसे छोटी हूँ। और अपने घर वालों का तारुफ कराते हुए बोली। मेरे अब्बू और अम्मी के सिवा सब घर पर हैं। मेरे अब्बू और अम्मी शादी पर गए हैं। 10-15 दिनों के बाद उनकी वापसी होगी। फ़िलहाल अभी कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ बैठना फजूल है। रानी को वो लड़की भी अच्छी लगी जो उससे मिलते ही बेतकल्लफ सी हो गई। उसकी बातें ऐसी थी जैसे वो बहुत सालों से एक दूसरे को जानती हैं और एक अरसे के बाद अचानक मिल गई हैं। और फिर उसका चेहरा ऐसा था कि खुद ब खुद उससे दोस्ती करने को दिल चाहता था। दिल उसकी तरफ राग़िब हो रहा था। ये बात भी उसके जहन में थी कि उसे वापस उसी हवेली में जाना है जहाँ सब कुछ उसका है। पीछे क्या हालात होंगे? कोई ट्रेन इस नहीं आएगी? रानी ने पूछा। शाम तक कोई ट्रेन नहीं आएगी। वैसे तुम कहाँ से आई हो? उस लड़की ने कहकर पूछा। रानी ने बताने में कोई हर्ज नहीं जाना तो बोली, कायमपुर गांव से। ओह, वो इस जगह से कम अज़ कम 150 किलोमीटर होगा, उसने बताया। मैं इतनी दूर आ गई हूँ, रानी के मुंह से निकला। हैरत उसके चेहरे से टपक रही थी। तो क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो? लड़की ने फौरन सवाल किया और ज़ेरे लब मुस्कुराई। रानी के लिए इसका जवाब देना भी मुश्किल था। दरअसल हम दुश्मनदार लोग हैं। शदीद हमले में मुझे भागना पड़ा। मैं वापस कायमपुर जाना चाहती हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर मैनेखेज अंदाज में बोली। मुझे तो लगता है आप उड़ती हुई इस मालगाड़ी में सवार हो गई थी। लड़की की बात सुनकर रानी चौंकी। क्या मतलब? मालगाड़ी चलती हो तो रुकती नहीं है और रुक जाए तो फिर चलना भूल जाती है। अगर आप दुश्मनों से भागी थी तो यकीनन ये मालगाड़ी चल ही रही होगी और आप इस पर सवार होकर इनसे बची होंगी। खैर छोड़ें, आप मेरे साथ चले, अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी।
मैं यहाँ इंतज़ार कर लेती हूँ, मुझे वापस जाना है। ये जंगल है, वीरान बियाबान है, यहाँ खामोशी ऐसी होती है कि पत्तों की सरसराहट से भी डर लगता है। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए मतानत से कहा। जब उसने सरसराहट कहा था तो उसका लहजा बड़ा मैनीखेज हो गया, जिसे रानी ने भी फौरन महसूस किया। रानी उसकी तरफ देख रही थी और यकदम वो लड़की मुस्कुराई और बोली, क्या सरसराहट सुनते ही डर गई तुम? आ जाओ मेरे साथ, लड़की ने कहा और उस प्लेटफार्म के अकब में जाते हुए रास्ते की तरफ चल पड़ी। रानी अपनी जगह खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वापस जाना चाहती थी। रिमशा भी किसी भी रूप में उस जगह आ सकती थी। उस ख्याल के आते ही वे चौंकी और लड़की की तरफ देखते हुए सोचा, क्या ये रिमशा ही तो नहीं? रानी की निगाहें उसके पैरों की तरफ चली गई। वो चल रही थी लेकिन कोई सरसराहट नहीं हुई। वो गौर से सुनने की कोशिश करने लगी, कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक वो लड़की रुकी और उसने घूमकर रानी की तरफ देखा और बोली, मेरा नाम सहर है। जितना वक्त तुम मेरे साथ रहोगी मुझे एक अच्छा दोस्त पाओगी। फिर उसने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, रानी मैं वो नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही रानी की रूह जैसे कांप गई हो। उसने सोचा कि जो वो सोच रही है उसका इल्म उसे कैसे हुआ। फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपना अधूरा जुमला मुकम्मल किया और बोली, जो दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं। रानी को उसकी पूरी बात सुनकर इत्मीनान सा हुआ। फौजिया फिर चल पड़ी। रानी ने सोचा कि सहर ठीक ही कह रही है, ये जंगल और वीरान जगह है। कब ट्रेन आएगी और कब वो इस जगह से निकलेगी? बेहतर ये है कि वो इसके साथ उसके घर चली जाए। वो तहफ़्फ़ुज़ में भी रहेगी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी मिल जाएगा। हो सकता है कि उसे यहाँ से निकालने में उसके घर वाले भी मदद करें। सुनो, रानी बोली। सहर ने रुककर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैं अभी आती हूँ, रानी ने कहा और उसकी तरफ चल पड़ी। जैसे ही रानी उसके पास पहुंची, सहर ने खुश होकर उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने महसूस किया कि सहर का हाथ बहुत नरम, नाजुक और मुलायम है। तुमने अपना नाम नहीं बताया, सहर ने चलते हुए पूछा। तुमने पूछा ही नहीं, अभी पूछती हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रानी है। रानी ने अपना नाम बताया और फिर यकदम चौंकी। उसके कदम रुक गए और वो सहर का चेहरा देखते हुए बोली, लेकिन तुमने तो पहले मेरा नाम पुकारा था। मेरा नाम जानने से पहले तुमने मेरा नाम लिया था। मैंने तुम्हारा नाम लिया था, तुम तो मुझे अब अपना नाम बता रही हो, सहर ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, तुमने मेरा नाम पहले भी लिया था। रानी की हैरत बेदस्तूर अपनी जगह पर थी। क्या हो गया है तुम्हें? जब मुझे तुम्हारा नाम पता ही नहीं था तो मैं भला तुम्हारा नाम कैसे लेती? कहीं खोई हुई हो तुम, सहर ने कहा। रानी एक बार फिर मखमसे में पड़ गई। वो सोचने लगी कि क्या वो उसका वहमा था या हकीकत। मैंने उसका नाम बताने से पहले लिया था। फिर वो ढीली होती हुई बोली, मरियल सी आवाज़ में, शायद मुझे ऐसा लगा था। तुमने मुझे परेशान ही कर दिया। वैसे तुम्हारा नाम अच्छा है, सहर ने कहा और फिर वो चलने लगी। जिस रास्ते से वो गुजर रही थी उसके दाएं बाएं झाड़ियाँ और मुख्तलिफ तरह के पौधे उगे हुए थे, दरख्त भी थे। कुछ दूर चलने से ही रेलवे के क्वार्टर शुरू हो गए। रानी ने देखा कि हर क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। खामोशी और सकूत ऐसा था जैसे उस जगह वो वही दो इंसान हैं। गर्मो सरद धूप, बारिश और आंधियों से उन क्वार्टर की हालत अच्छी दिखाई नहीं देती थी। रानी, मुझे लगता है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हैं, या फिर मेरी आदत ऐसी है कि मेरा दिल जब किसी की तरफ माइल होता है तो फिर मैं उसके साथ बेतकल्लफ होने में देर नहीं लगाती, सहर ने कहा। तुम्हारी ये अच्छी आदत है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपनायत है, रानी ने कहा। सहर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। शुक्रिया रानी। क्या यहाँ कोई नहीं रहता? रानी ने चलते हुए पूछा। सब ही रहते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं दिखाई दे रही हूँ? उसने पूछा। हाँ, तुम तो दिखाई दे रही हो, लेकिन मेरे घर वाले भी दिखाई देंगे, सहर ने कहा और हंसी। उसकी बात सुनकर रानी भी मुस्कुराई। दोनों एक ऐसे क्वार्टर के सामने खड़े हो गए जो तमाम बने हुए क्वार्टर से बड़ा था, जिसके बाहर भी बरामदा बना हुआ था और फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। रानी ने पहले उस क्वार्टर को बाहर से देखा और फिर उस गली के दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। कोई नहीं था, दरवाजे बंद थे। इनसे मिलो, ये मेरी दादी अम्मा हैं।
रानी दूसरी तरफ गर्दन किए देख रही थी। अचानक शहर की आवाज़ रानी के कानों में पड़ी और उसने जैसे ही गर्दन घुमाई वो कांप कर डर गई। शहर की दादी अम्मा बिल्कुल उसके साथ ही खड़ी थी। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। वो कब उसके पास आई उसे पता ही नहीं चल सका। दादी अम्मा, ये रानी है, शहर ने दादी अम्मा से कहा। बहुत अच्छी और खूबसूरत बच्ची है, अंदर आ जाओ, दादी अम्मा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा और अंदर जाने के लिए चल पड़ी। शहर ने रानी का बाजू पकड़ा और दादी अम्मा उसके पीछे चल पड़ी। यूं ही दरवाज़ा खुला, वो शहर के साथ अंदर गई। सामने कुशादा सहन था। सहन का फर्श साफ सुथरा था। दाएं जानब दीवार के साथ मुख्तलिफ पौधों के गमले तरतीब और करीने से रखे हुए थे। उनसे कुछ फासले पर 3 मटके रखे थे जिनमें यकीनन ठंडा पानी होगा। सामने एक बड़ा तख्त पोश था जिस पर एक नुक्कर में पानदान रखा हुआ था। उसके साथ आराम कुर्सी थी जिस पर एक अखबार भी पड़ा था और साथ ही एक चारपाई बिछी हुई थी। एक तरफ बावर्ची खाने का दरवाज़ा, सामने 3 कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे, जबकि बाएं जानब एक राहदारी नजर आई जिसके आखिर में भी एक कमरे का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। रानी को यकीन नहीं आया कि वो एक क्वार्टर में खड़ी है, किसी खुले और कुशादा मकान में है। दादी सीधी अपने तख्त पोश पर आलती पालती मारकर बराजमान हो गई। ये है हमारा घर, शहर ने कहा। बहुत खूबसूरत घर है, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है, तो फिर तुम अब हमेशा के लिए यहाँ ही हमारे साथ रहो, शहर ने बिला तामल कहा। वो मुस्कुरा भी रही थी। रानी मुस्कुराई। सोचती हूँ कौन आया है। यकदम एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक 60 साल से जायद उम्र का शख्स आते हुए बोला। उसका चेहरा दाढ़ी मूंछ से आरी था। सेहत ऐसी थी कि लगता नहीं था कि वो 60 साल से जायद उम्र का है। उसके जिस्म में भी चुस्ती थी। वो सर उठाकर चल रहा था। वो चलता हुआ रानी के पास ही खड़ा हो गया। उसने रानी की तरफ देखा नहीं, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ को उठी हुई थी। ये रानी है। कौन रानी? किस्मत की मारी हुई है, अचानक मुझे मिल गई और मैं इसे अपने घर ले आई। रानी, इनसे मिलो, ये मेरे दादा जान हैं, शहर ने कहते हुए तारुफ कराया। ये किस्मत की मारी हुई है, वो दादा जान कहकर हंसा। किस्मत के तो हम मारे हुए हैं। आप बैठ जाइए और ज़्यादा बोला मत कीजिए, दादी ने कहा। कहाँ है मेरी कुर्सी? दादा ने पूछा। शहर ने आगे बढ़कर दादा जान का हाथ पकड़ा और पहले आराम कुर्सी पर पड़ी अखबार को उठाया और फिर बिठा दिया। शहर ने वो अखबार दादा जान को दे दी। दादा जान ने अखबार अपनी गोद में रख ली। फिर वो रानी के कान में बोले, मेरे दादा अब्बा को दिखाई नहीं देता। कौन बोला कि मुझे दिखाई नहीं देता? दादा जान यकदम तेज लहजे में बोला। कोई नहीं बोला। पान बनाऊं आपके लिए? दादी अम्मा ने कुछ कहा। मैंने पान छोड़ दिए हैं। छोड़े इसलिए हैं कि तुम अच्छा पान नहीं बनाती। फिर कमरों के एक साथ दरवाजे खुले। एक कमरे से मियाँ बीवी बाहर निकले, जबकि दूसरे कमरे से एक नौजवान बाहर आया। वो तीनों शहर की तरफ बढ़े। कौन आया है? ये रानी है, शहर ने रानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। रानी आ गई? नौजवान ने खुश होकर पूछा। रानी, ये मेरा भाई अलियास है और ये मेरी भाभी शमाइला और ये मेरे बड़े भाई यानी कि शमाइला भाभी के शोहर इकबाल हैं, शहर ने जल्दी से तारुफ कराया। रानी ने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और सलाम किया। शमाइला ने आगे बढ़ रानी के हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी प्यारी हो, मुझे लगता है जैसे कोई गुड़िया है। गुड़िया ही तो है, अचानक दादा ने कहा। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दादा हंसा। बहू कह रही है तो फिर ये गुड़िया ही है। कहाँ से आई है? इकबाल ने पूछा। कायमपुर गांव से है, वहाँ से दुश्मनों का हमला हो गया था, इसीलिए रानी को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, शहर ने बताया। अचानक रानी की निगाह एक तरफ रखे हुए टेलीफोन सेट पर पड़ी तो उसने कहा, शहर मैं फ़ोन करना चाहती हूँ ताकि कायमपुर में इत्तला दे सकूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस घर में फ़ोन है, तुम बात कर सकती हो, लेकिन तुम्हें फ़ोन तक खुद जाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन की तार छोटी है, उठाकर यहाँ तक नहीं आएगा। अलियास, तुझे कितनी बार कहा है कि लंबी तार लगा इसे, तू सुनता ही नहीं, दादा ने अपने मखसूस तेज लहजे में कहा। वो जब भी बोलता उसकी आवाज़ गूंजती थी।
सुनता तो रोज हूं पर अमल नहीं करता, इलियास ने कहा और हंसा। अब बहुत बोलने लगे हैं, दादी ने टोका। रानी ने अजहर का फ़ोन मिलाया, बेल जाने लगी। कुछ देर के बाद अजहर खान की आवाज़ सुनाई दी। जी कौन? मैं बोल रही हूँ रानी। रानी ने खुश होकर कहा। रानी तुम कहाँ हो इस वक्त? अजहर खान की पुरजोश आवाज़ आई। रानी ने सोचा कि वो क्या बताए, और अभी वो शहर से पूछने ही वाली थी कि ये कौन सी जगह है। अजहर की आवाज़ फिर सुनाई दी। रानी मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ बहुत खतरा है। तुम जहाँ भी हो उसी जगह रुक जाओ और यहाँ से कहीं मत जाना, और मुझे 3-4 दिन के बाद फ़ोन करना। ठीक है? मैंने तुमसे इस जगह का पता इसलिए नहीं पूछा कि कोई सुन लेगा। तुम सहज समझ रही हो ना कि मेरे कहने का क्या मतलब है? अजहर खान की आवाज़ आई। हाँ, मैं समझ रही हूँ। तुम अब फ़ोन रख दो, मुझे इत्मीनान हो गया है। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर सुकून मिल गया है। रानी ने खुश होकर वो बात करके मुतमिन हो गई, और अब वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। टेलीफोन की तार वाकई छोटी थी। वो दीवार के एक सुराख से बाहर की तरफ जाती थी। बाहर कुछ ही फासले पर टेलीफोन का खंबा था। उस टेलीफोन की तार का सिरा दीवार से निकलकर उस खंबे तक जाने की बजाय दीवार के बाहर ही लटक रहा था। एक बात पूछूं? रानी ने शहर से कहा। हाँ पूछो। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? बहुत साल हो गए। इतनी दूर जहाँ ज़िंदगी के आसार दिखाई नहीं देते, तुम लोग कैसे ज़िंदा हो? हम ज़िंदा कब हैं? शहर ने फ़ौरन जवाब दिया। उसका लहजा पुरइसरार था। तो क्या हो? रानी उसका मजाक समझकर मुस्कुराई। हम तो मजबूर यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दादा रेलवे में थे, अब्बा रेलवे में थे, दोनों भाई रेलवे में हैं। जहाँ हमें महकमा रखेगा हम रहेंगे, शहर ने लापरवाही से कहा। वैसे हमें यहाँ रहने में मज़ा आता है। ये हमारी दुनिया है, सबसे अलग थलग। वैसे तुम अब आ गई हो, बहुत जल्द हम यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे। मेरे आने से आप लोग कहीं और कैसे मुंतकिल होंगे? रानी ने पूछा। इसी असना में दादी की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो उसे बुला रही थी। शहर ने कहा, एक तो दादी भी, बस मैं अभी आती हूँ। शहर उठी और बाहर निकल गई। बहुत बोलने लगी है तू। जो ही शहर वहाँ दादी उसे देखते ही बोली, बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर, क्या कहना है और क्या नहीं करना। तुझे अभी तक इसका इल्म भी नहीं है। मैंने क्या कहा है दादी? शहर ने मुंह बनाकर कहा। अभी तुमने कहा ही कुछ नहीं, दादी ने अपनी आंखें दिखाईं। आपको लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कहती हूँ, शहर ने कहा। बस करो ये बहस, बहस से मुझे चिढ़ होती है, इलियास ने उसी अंदाज में खड़े खड़े कहा। रात के खाने में फल थे। शहर ने बताया कि गैस सिलेंडर खाली होने की वजह से वो खाना नहीं तैयार कर सके। रानी का दिल वैसे भी कुछ खाने को नहीं चाह रहा था। उसने एक सेब उठा लिया। रानी का दिल चाहा कि वो एक बार फिर अजहर खान को फ़ोन करके हालात से आगाही भी हासिल करे और उससे इस्तदा करे कि वो उसे जल्द अज जल्द ले जाए। कभी कभी उसे यहाँ अजीब सा लगने लगता। इस वक्त सहन में सिर्फ वो ही दोनों थीं। सब अपने अपने कमरे में चले गए। रानी ने उस अखबार की तरफ देखा और शहर से बोली, शहर एक बार फिर फ़ोन कर लूँ? किसे? शहर उसकी तरफ देखते हुए शरारत से मुस्कुराई। अपने गांव। हाँ कर लो, शहर ने कहा और इत्मीनान से केला खाने लगी। रानी अपनी जगह से उठी और रसूल उठा लिया। टेलीफोन में करंट नहीं था। रानी ने 2-3 बार क्रेडल दबाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। डेड है। किसके बारे में कह रही हो? फ़ोन के बारे में। हमें लगा तू हमारे बारे में कह रही है। रानी फिर फ़ोन को चेक करने लगी। उसे कई बार ऐसा लगा कि शहर की बातें अजीब होती हैं। उसकी बात का एक मतलब नहीं होता। फ़ोन में कोई करंट नहीं आ रहा। उसने रसोई रखा और फिर शहर के पास आ गई। शहर के हाथ में अंगूर का एक खोशा था जिसका वो दाना दाना खा रही थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, रानी ने कहा। नींद आ रही है? नहीं, रानी ने जवाब दिया। तो बैठ जाओ। नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, रानी ने कहा और जाने के लिए कमरे की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके कदम रुक गए। उसने हैरत से घूमकर शहर की तरफ देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे देखने लगी। क्या है?
सहर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अभी तेरे हाथ में अंगूर देखे थे। रानी ने मुतहय्यर आवाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अंगूर? सहर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। रानी की मतलाशी निगाहें उसके हाथ में और पास पड़ी प्लेट में अंगूर देखने लगी, लेकिन वहाँ अंगूर नहीं थे। लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इस मौसम में वो अंगूर खा रही है, जबकि ये अंगूर का मौसम नहीं था। मैंने पहले केला खाया और अब ये संतरा खा रही हूँ। नहीं, तुम अभी अंगूर खा रही थी, मैंने खुद देखा था। रानी को यकीन नहीं आया। क्या हुआ? अचानक कमरे से इलियास निकला और उसने पूछा। रानी कह रही है कि मैं अंगूर खा रही थी। तो दिखा दो ना अंगूर, क्यों परेशान कर रही हो? इलियास ने कहा और फिर रानी से मुखातब हुआ। आपको यकीन है कि इस मौसम में, जबकि ये मौसम अंगूर का नहीं है, ये अंगूर खा रही थी? हाँ, मैंने खुद देखा था। रानी की हैरत अपनी जगह पर कायम थी। इसने अंगूर छुपा लिए हैं। रानी ने उसकी तरफ मुतहय्यर निगाहों से देखा। सहर, तुम अपनी शरारतों से कब आज आओगी? जब ये बेचारी डर कर यहाँ से भाग जाएगी। तुम इसकी दोस्ती का इम्तिहान क्यों ले रही हो? सहर झुकी और अपने पैरों के पास पड़े प्लास्टिक के अंगूर उठाकर रानी के सामने कर दिए और रानी हंसने लगी। रानी उन अंगूरों को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आया। उसने खुद सहर को अंगूर खाते हुए देखा और ये प्लास्टिक के अंगूर कैसे बन गए? आप परेशान हैं? अचानक इलियास ने कहा। रानी हक्की बक्की सहर की तरफ देख रही थी। नहीं, रानी ने चौंक कर कहा, आप परेशान हैं। आपका दिमाग कहीं और है और आपकी सोच कुछ और ही रही है। आपका दिल कहीं और अटका हुआ है। आपके ख्यालात मुंतशिर हैं और इस सारी गड़बड़ में आपकी तरफ से गड़बड़ हो रही है और ऊपर से ये सहर आपको अपनी शरारतों से डरा रही है। इलियास ने बड़ी नरमी से कहा। रानी सोचने लगी कि इलियास शायद ठीक कह रहा है। फिर रानी अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अचानक हवा चली। जाने कहाँ से सूखे पत्ते आए और सहन में बिखर गए। गिर्द दाएं बाएं जम गई। तख्तपोश, आराम कुर्सी और चारपाई की हालत ऐसी हो गई जैसे वो जाने कब से गिर्द आलूद थी। दीवारों, छत और कलाक के इर्द गिर्द जाले लटक गए। गमलों में लगे पौधे खुश्क हो गए और आराम कुर्सी पर पड़ा अखबार हवा से उड़कर मट्टी और पत्तों से भरे फर्श पर गिर गया। रोशनी बंद हो गई। वीरानी का सही मंजर पेश होने लगा। जिस कमरे में रानी थी वो जूं का तूं था। रात का जाने कौन सा पहर था जब रानी को सोचों के गर्दाब में नींद आई। उधर उसकी आंख लगी और उधर उस कमरे की हालत भी ऐसी हो गई जैसे वो सालों से वीरान पड़ा हो। अंधेरा हो गया था। वो कालीन की बजाय गिर्द और बिखरे पत्तों पर लेटी हुई थी। दीवार पर जाले लटक गए थे। वीरानी ऊद कर आ गई। रानी हर चीज से बेखबर थी। अकेली, तन्हा। सहर भी उस जगह नहीं थी। खामोशी ऐसी थी कि जैसे अभी सब कुछ हड़प कर जाएगी। रानी को वो मंजर खुली आंखों से देख लेती तो उसकी चीखें भी उसके हल्क में दफन हो जाती और उसका दम निकल जाता। अजहर खान बहुत परेशान था। जो कुछ भी हो रहा था उसकी सोच और अकल के बरअक्स था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ रफ्ता रफ्ता बिखर रहा है। नूरंग साईं की मौत ने उसे और भी फिक्रमंद कर दिया। अब उसका सहारा जगदेश था और उसने जगदेश से इस्तदा की कि वो तब तक उस हवेली से ना जाए जब तक उसके मामलात हल नहीं हो जाते। जगदेश भी कब उस जगह से जाने वाला था। वो तो आया ही इसलिए था ताकि वो नूरंग की जगह ले सके और उससे पहले शमील ने कब्जा जमा लिया था, इसलिए उसने हवेली में एक कमरा मखसूस कर लिया। जगदेश जानता था कि अजहर खान ताकत और माली लिहाज से बहुत मजबूत है। नूरंग से भी उसने अजहर खान के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने पहली बार उस गांव को देखा। जगदेश ने गांव देखते ही सोचा कि अजहर खान तो जन्नत में रहता है। ऐसी खूबसूरत जगह की किसके दिल में ख्वाहिश ना हो, और फिर कोई ऐसी अच्छी जगह पर आकर यहाँ से कैसे जाना चाहेगा। जहाँ जगदेश ने बहुत कुछ सोच लिया, वहाँ उसने ये भी सोचा कि वह शमील को भी जहर करके उसे मौत के सपुर्द कर देगा। शमील ने ऐसा अमल किया था कि रानी उसकी निगाह में आ रही थी, लेकिन शमील के लिए भी बायसे हैरत था कि रानी उसकी निगाहों से भी उज्जल हो गई। उसे भी पता नहीं चल रहा था कि रानी किसके हिसार में चली गई।
जगदेश और शमील जब भी अपनी अपनी जगह कोई अमल करते तो दोनों को रानी के बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो अपने काबू में की हुई जिस ताकत को रानी के बारे में जानने के लिए रवाना करते वो भी पलट आता, उसे भी अजीब धुंध और कहर दिखाई देता। दोनों के लिए अजीब मकम्मा खड़ा हो गया। इस वक्त जगदेश एक कागज पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहा था और कुछ लिख भी रहा था। सफेद कागज अजीब खींची हुई लकीरों से भरा हुआ था। फिर उसने अपना हाथ रोक लिया और उस कागज को गौर से देखने लगा। जगदीश ने मुलाजिम को आवाज दी और उसे हुक्म दिया कि वो अभी अजहर खान को अंदर भेजे। जब अजहर खान अंदर आया तो वो पास ही बैठ गया। वो कमबख्त सरकश बहुत गुस्से में है, उसकी एक टांग झुलस गई है, उसकी आंखों में खून उतर आया है, अब वो कुछ भी करने के लिए बेचैन है। जगदीश ने कहना शुरू किया। अजहर खान उसकी तरफ देखते हुए गौर से सुन रहा था। तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है। अजहर खान के चेहरे पर तशवीश गहरी हो गई। तो अब क्या करूं? एक ही रास्ता बचता है। वो क्या? अजहर खान ने फौरन पूछा। वो सरकश रानी की तलाश में निकल खड़ी होगी। जहां उसे रानी मिलेगी वो उसे मार देगी या फिर अपने साथ ले जाएगी। जगदेश ने कहा।